नमस्कार। नमस्कार। विरासत एकेडमी के इस मंच से मैं प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष हूं और आज एक बहुत ही समसामयिक विषय पर हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसमें इस समय भारत शिक्षा के जगत में, ज्ञान के जगत में एक क्रांति की ओर अग्रसर है और उसके तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार लाई है, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। आज इन सारे चीजों पर बात करने के लिए हमने निवेदन किया है ENM IMS इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान जायसवाल जी से। नमस्कार जायसवाल जी। नमस्कार। और वो एक ऐसे वैश्विक व्यक्ति हैं जो सबसे सटीक उत्तर दे सकते हैं इन सारे प्रश्नों के, जिसके सहारे हमारे दूर दराज गांव के विद्यार्थी और शहरों के विद्यार्थी वैश्विक जगत से जुड़ सकते हैं। मित्रों, डॉक्टर जायसवाल वर्तमान में डायरेक्टर तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा इनके बारे में मैं थोड़ा परिचय दे दूं कि IIM अहमदाबाद से इन्होंने PhD फेलो किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ लॉ USA से इन्होंने LLM किया। IT और ENM IMS मुंबई इन्होंने MBA फाइनेंस में पूरा किया और इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। और ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं उस विषय का कि इन्होंने BSc इन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और अफ्रीकन स्टडीज UK से किया। इनका बहुत वैश्विक एक्सपीरियंस है, रिसर्च और इंडस्ट्री में इनका बहुत दखल है और विश्व के अनेक देशों में भ्रमण करके इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना नाम अर्जित किया। नमस्कार अंशुमान जी हमारी तरफ से। और उम्मीद है कि ये भाषा जो हम आपके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में जरूरी है और हम चाहते हैं कि आप भारत के दूर दराज गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ जुड़ें और भारत में हो रहे परिवर्तन के हम लोग साक्षी बना जाए। हम आपसे कुछ बातें एक साक्षात्कार के माध्यम से पूछेंगे और एक अनौपचारिक वार्ता रहेगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जायसवाल जी की जो आपकी शैक्षणिक यात्रा है वो बहुत प्रभावशाली रही है। आपने IIM अहमदाबाद और यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका के विश्वविद्यालयों में आपका समावेश रहा है। इन सारे अनुभवों से आपकी शैक्षणिक और जो पेशेवर दृष्टिकोण है उसको आपने कैसे आकार दिया और इसको आप अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाई के दौरान क्या हमसे आप साझा कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी ये समझ सके कि हम किससे बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपने जो भी कहा है उसके लिए। कि आपने बहुत अच्छा बोला कि छोटे छोटे शहरों में, गांव में भी बच्चे हैं वो इस तरह की चीजों को देख रहे हैं। वो अभी 10वीं या 12वीं में होंगे, अपनी पहली डिग्री या दूसरी डिग्री कर रहे होंगे। तो उनके लिए तो मैं फिर बिल्कुल ही शुरू में, जब मैं 10वीं मैंने मुंबई से की थी, मेरे पिता एक्चुअली स्टेट बैंक में थे, तो उनका पहले मुंबई तबादला हुआ था राजस्थान से, फिर हम लोग लंदन गए थे। तो जब हम लंदन गए तो मैंने सोचा कि मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था। उस टाइम तक लोग इंजीनियरिंग करते थे फिर MBA करते थे, ये 90 के दशक की बात है। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं यहाँ आया हूं तो मैं कुछ अलग करता हूँ।
तो तब मैंने फिर इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है वो डिसाइड करने का सोचा, तो मैंने 11वीं वाह, 12वीं में फिर इकोनॉमिक्स ली। क्या बात जी है। हाँ, और वो भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं अपने देश को देश की बढ़ोतरी चाहता हूँ कि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, और उसमें मैथ्स भी, गणित भी यूज होता है, फिजिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो उस तरह से काफी उस समय सही सब्जेक्ट मुझे विषय लगा। तो फिर मैंने अपनी 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स पढ़ी, पॉलिटिक्स पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी। वही फिर मैंने अपनी पहली डिग्री में भी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एफ्रिकन स्टडीज, जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ही माहिर है वहाँ के प्रोफेसर्स। तो वहां से पढ़ा मैंने। और मैंने, क्योंकि आगे उसमें मैं फिर चाहता था कि मैं दुनिया के बारे में भी जानूं, तो एशिया में सबसे दो बड़े इकोनॉमी जो है, जापान और चाइना, उसमें मैंने उस समय स्पेशलाइज किया था। मैं 90 के दशक की बता रहा हूँ, मैंने तब पढ़ा था। तो जी ये मेरा उस समय विचार था। तो इसमें एक्चुअली जो अब एनईपी 2020 है, उससे थोड़ा इससे मेल खाता है, क्योंकि एनईपी 2020 जो है जी वो ये कह रहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं, जी है ना। वो कह रहा है कि आप एक एक समय में एक विषय पढ़ रहे हैं, जैसे कोई आप साइंस का कुछ पढ़ रहे हैं, फिर आप इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में भी जा सकते हैं, आप फिर आर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो वो सीमा जो हमने रखी है, जो एक शब्द है अंग्रेजी का साइलो, वो जो दायरे हैं हमारे, उनको तोड़ के आगे बढ़ने के लिए है। तो एक तरफ से जब मेरा ये मानना है कि जब 15-16 का था, मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी पहली डिग्री इकोनॉमिक्स में करूंगा। एक भारतीय के लिए बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप यहाँ होशियार हैं तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, या फिर आप डॉक्टर बनेंगे, या फिर जी शायद आप लॉयर बन जाए। तो उस बिल्कुल। हिसाब से नई चीज थी। तो थोड़ा मेरा मन है कि उसी तरह का विचार था। और यही विचार अब आजकल के विद्यार्थियों के सामने है कि आप अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। और अब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर बने और आप इकोनॉमिक्स या आर्ट्स ना पढ़ें। आप फिलोसफी पसंद करते हैं और आप इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप दोनों साथ में पढ़ सकते हैं आप, क्या बात है। है ना। तो इसी तरह की मेरी जैसी भतीजी है, उसने अभी मेरे ख्याल में म्यूजिक और साइकोलॉजी साथ में किया है। अब वो ऐसे दो कॉम्बिनेशन है कि हमारे जमाने में ये सोचा नहीं जा सकता था। नहीं था, हाँ, जी जी। लेकिन आजकल की नई यूनिवर्सिटीज हैं, आजकल यूजीसी जो भी नए नए चीजें लेकर आ रहा है, एनईपी 2020 है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो और ये लोग कर भी सकते हैं। तो जी ये थोड़ा मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया है। लेकिन बात यही है कि जो काफी विकसित देशों में चीजें मानी जाती हैं कि आप कुछ भी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, विषय पढ़ सकते हैं, अब वो भारत में भी करने की चेष्टा है, और यूजीसी वही कर रहा है। जी जी डॉक्टर जायसवाल, ये आपने जो आज नया आयाम खोला है, ये नेप 20 का एक्चुअली यही जो विजन भी है। जैसे आपने जी बताया हाँ। कि आपने अर्थशास्त्र, कानून और वित्त यानी फाइनेंस जैसे विषयों पर अध्ययन किया है, और पूरे पूरे इस शैक्षणिक पथ में जो अलग अलग विधाएं हैं, इसको आपको जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कई बार अ, देखिए, हम तो अब 18-20 साल के हैं नहीं। जी जी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ मुझे 18 साल की उम्र में पता था। शुरू में जैसे मैंने कहा कि मैं विज्ञान से अर्थशास्त्र की तरफ जाता हूँ, उसमें थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, सोशियोलॉजी भी रिलेटेड है, वो सब पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैं जब भारत आया, मैं थोड़ा काम कर चुका था, फिर मुझे एमबीए करने का विचार था, तो मैंने एमबीए किया फिर। तो जैसे आपने कहा वित्त में, तो एमबीए फाइनेंस किया मैंने उस समय। उसके बाद फिर मैंने कुछ साल फिर इंडस्ट्री में काम किया, अलग अलग कंपनियों में काम किया, अलग अलग सेक्टर में। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी, क्योंकि मैंने बहुत पहले पीएचडी का भी सोच लिया था, तो आईआईएम अहमदाबाद से फिर मैं पीएचडी करने गया, और वो अर्थशास्त्र में थी उसमें। लेकिन वित्त तो फाइनेंस भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व, कमोडिटी मार्केट्स वो भी अगेन थोड़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड है,
कमोडिटी से रिलेटेड है तो उसमें आप गेहूं के बारे में पढ़ते हैं, आप गेहूं कैसे बेचा जाता है मार्केट में कैसे, उसमें आप ये पढ़ते हैं कि लोहा जैसे है वो मार्केट में बेचा जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए ध्यान देना चाहिए। उस तरह की जी जी कमोडिटी मार्केट्स का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से जो है रिलेशनशिप वो पढ़ा मैंने। तो और पूरी दुनिया के बारे में उसमें पढ़ा फिर मैंने। उसके जी बाद जी। मैंने फिर 10 साल इंडस्ट्री में फिर काम किया है। तो 4 साल मैंने भारत में काम किया, बेंगलोर में, इंदौर में। फिर मैं अमेरिका गया 7 साल के लिए। तो 2019 तक मैं इंडस्ट्री में ही था। 19 से फिर मैं अध्यापक बना हूं, फिर मैं प्रोफेसर बना, एकेडमिक्स में आया मैं। तो 19 से अब तक फिर मैं एकेडमिक्स में हूँ। अच्छा। इसमें बीच में ये हुआ कि जो कानून की जो पढ़ाई है, तो जब मैं काम कर रहा था फाइनेंस में, वित्त में और स्ट्रेटेजी वगैरह एरिया में उस तरह, तो मुझे कानून की काफी जरूरत पड़ी अपने काम में। कंसल्टेंट था मैं, तो फिर मुझे उसका ज्ञान मतलब थोड़ा अर्जित करना था, थोड़ा समझना था उस चीज को। तो फिर मैंने अपना एलएलबी शुरू किया। क्या बात है। और तो फिर ये उसके तो बाद मैंने थोड़ा फुल। नहीं डॉक्टर जी जायसवाल, ये आप आपकी बात अगर हमारे सारे विद्यार्थी यहाँ सुन रहे होंगे तो आपका ये पूरा यात्रा ही नेप 2020 का विजन है। तो एक जी चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या यूएसए के पिट्सबर्ग के दौरान जो आपने शैक्षणिक यात्रा की है या वहाँ का अध्ययन किया है, भारत से कैसे आपको अलग पाए? और दूसरे, ये जो वर्तमान में आप आईएमएस इंदौर का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको पूरा करने में आपको कैसे सहयोग मिला? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं अगर कहूंगा सबसे बड़ा योगदान जो मेरी बाहर की पढ़ाई का रहा वो ये रहा कि हम जिस तरह से भारत में पढ़ते हैं, जिस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है, मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बच्चे फिर 5वीं 6ठी में आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर वो एक सीधी लकीर क्या में बात। बिल्कुल सीधे जा रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा है बच्चा। वो अगले 7 8 साल तक जितना भी है वो कुछ और नहीं कर रहा है। तो बाहर ये कई बार ये चीजें नहीं होती हैं। तो उनका है कि भाई आप 11वीं 12वीं में, हाँ, हेलो, आप सुन सकते हैं? आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आ रही। हेलो। हाँ, कैन सुनाई दे रहा है जी आपको? जी। तो हाँ देखिए, भारत में हाँ, हम मैं, लोग इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं और जी यही हाँ, हम लोग को सीखना भी है, लेकिन जी हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि 11वीं 12वीं में जैसे हम तो 5वीं 6ठी कक्षा से, उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 5वीं 6ठी कक्षा से, नहीं सुनाई दे रहा आपको? बोलिए आप। अच्छा। तो भारत में तो हमने जैसे बोला कि कहा कि बच्चा 5वीं 6ठी कक्षा से ही फिर इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर देता है अगर उसको डॉक्टर बनना है। तो बाहर तो ये है कि आप 10वीं 11वीं तक या 12वीं तक भी अलग अलग दिशाओं में जाने का सोच सकते हैं। और अब वही चीज जो मैंने ए लेवल में 90 के दशक में की, अब एनईपी के द्वारा भारत में बच्चों को वो मौका मिल रहा है। उसी तरह से अमेरिका में जब आप 4 साल की डिग्री करते हैं तो उसमें बच्चे पहले या दूसरे साल में कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। वहां उनसे बोलते हैं कि आप इतने क्रेडिट ले आइए, फिर आगे की जो पढ़ाई है, जो स्पेशलाइजेशन है, मान लीजिए इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं उसमें, लेकिन आप फिर आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस का भी पढ़ सकते हैं फिर। और फिर आप वो क्रेडिट लेकर दूसरे तीसरे साल में सिर्फ अपना जो विषय है, मान लीजिए इंजीनियरिंग हुआ या फिर मेडिसिन हुआ या कोई और जो विषय हुए, क्योंकि मेडिसिन वहां तो यूएस में तो बाद में पढ़ा जाता है, उस विषय पे फिर आप जाके फिर गहराई में उसमें जा सकते हैं आप फिर।
तीसरे चौथे साल में। तो अमेरिकी डिग्री जो है वो सब विषयों को फिर एक जगह जाके उसमें आप बच्चा अपने द्वारा सोचता है क्या पढ़ना है, फिर वो पढ़ता है, वो अपने क्रेडिट ले लेता है, उसके आगे जाके अपने एरिया में पढ़ता है। तो वो बहुत ही अलग डिग्री है, और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें पूरे सिस्टम में, वही अब एनईपी भी भारत में लाने की कोशिश कर रहा है। और हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम कॉलेज वगैरह की बात कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय की नहीं, सिर्फ विद्यालय स्तर से एनईपी लाने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल पहली कक्षा से आगे कैसे हमको देखना है, क्या करना है हमको, वो सब चीजें देख रहा है। क्योंकि हम तो सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पे देखेंगे, लेकिन एनईपी का ये है विचार कि पूरा जो हमारे सिस्टम है पूरा बदलना है। तो ये बहुत अच्छा सोचने का तरीका है। ये दिशा जो है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक बच्चा मान लीजिए 10 साल का है, ये 12 साल का है, वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 18 पे भी वही उसके लिए सबसे अच्छी चीज है। अब मैंने 18 की उम्र में सोचा ही नहीं था कि मैं वकालत की पढ़ाई कर सकता हूं, है ना। अच्छा, एक तो चीज बताइए डॉक्टर जायसवाल, अगर आज जी वर्तमान में आपको मजे के लिए सिर्फ या आनंद के लिए कोई एक विषय को पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे आज बताइए। ये मैं थोड़ा इस अलग समय क्वेश्चन। एक्चुअली, जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने 10 साल तो टेक्नोलॉजी के एरिया में काम किया है, जैसे, है ना। तो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में जो मैंने बोला कि वित्त में या टेक्नोलॉजी में किया, तो फिर मैंने आजकल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इंजीनियरिंग का भी ज्ञान मुझ जैसे इंसान को होना चाहिए, जिसने अलग अलग विषय में पढ़ाई की है। तो थोड़ा इंजीनियरिंग में भी मुझे दिलचस्पी है। अब इतना ये रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है आज, कि जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, जो मेडिसिन पढ़ रहा है, वही आदमी इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो उस तरह के भी कुछ विषय हैं जो आजकल, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं हम। सस्टेनेबिलिटी एक एरिया है जिसमें मैं थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा भी रहा हूँ। उस एरिया में भी टेक्नोलॉजी काफी होती है। तो इंजीनियरिंग का ज्ञान आपको होना जरूरी है कुछ ना कुछ। तो उस तरह का मेरे दिमाग में विचार है कि अब ये एक विषय है जिसपे शायद मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट उसका मेरे अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उसका कुछ महत्व हो सकता है। इसलिए शायद अब मुझे पढ़ना चाहिए इस एरिया में। और एनईपी 2020 भी यही कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि आप पहली डिग्री लेकर आपका काम खत्म हो गया, दूसरी डिग्री के बाद खत्म हो गया। आप पूरी जिंदगी पढ़ाई अलग अलग दिशा में करते रहेंगे, आपकी जरूरत के हिसाब से करते रहेंगे। और वही जो पूरा ढांचा है वो एनईपी 2020 बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, आपका तो खैर वैश्विक माहौल में और भारत के दोनों माहौल में आपने नेतृत्व किया है। और एक बहुत जी देखिए, हम लोग बताते हैं अपने विद्यार्थियों से कि जो अनुभव होता है वही सब कुछ सिखाता भी है, वही राइट जी अप्रोच भी है। तो आपका तो अनुभव वैश्विक भी है और भारत में आप नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षा जगत जी का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अपने छात्रों के हित में कि जो भारत में जो छात्र है, छात्र समुदाय हैं या जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनकी सहभागिता और जो वैश्विक परिवेश में जो लोग रहते हैं, वो दोनों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं और इन सब सीख क्या सकते हैं। जी हाँ। भारत में मेरा ये मानना है कि कुछ विषय में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का जो एरिया है, उसमें भारत दुनिया के सबसे अग्रिम, सबसे अच्छे देशों में माना जाएगा, है ना। तो अब एक जेनेटिव एआई करके जो आई है टेक्नोलॉजी, तो उसमें आज ही मैंने पढ़ा कि भारत में सबसे ज्यादा लोग जेनेटिव एआई में कोर्स कर रहे हैं। वो डिग्री में ही नहीं, वो छोटे छोटे कोर्स भी कर रहे हैं। ऑनलाइन होते हैं, एनपीटेल पे होते हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म जो है सरकार का उसमें होते हैं, कोर्सेरा या एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म है उस पे करते हैं। तो अलग अलग जगह लोग इस विषय पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक तो वो है विषय, एक चीज। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो इतना उनको इतना इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने एरिया में कि वो पूरी दुनिया में फिर जाके काम करते हैं। अब हमारे यहाँ के इंजीनियर ले लीजिए, हमारे यहाँ के डॉक्टर ले लीजिए,
हमारे यहाँ के चार्टेड अकाउंटेंट ले लीजिए, या फिर हमारे यहाँ के वकील ले लीजिए, जो भी अपने एरिया में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जाके वो पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके वो काम कर रहे हैं। अमेरिका में भारत से सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट, विद्यार्थी अमेरिका में मास्टर्स लेवल पे और पीएचडी लेवल पे भारत से जा रहे हैं। चीन से भी ज्यादा हो गया था इस साल में। तो उस हिसाब से हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अच्छी चीज कर रहा है, चीजें कर रहा है। लेकिन शायद हम कुछ विषय में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को, और बाकियों में थोड़ा कम देते हैं शायद, है ना। अब मान लीजिए कोई इतिहास की पढ़ाई कर रहा है या फिलोसफी की पढ़ाई कर रहा है, उसको आगे जाके क्या जी जी नौकरी मिलेगी, किस तरह का काम कर सकता है। अगर आप ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में उनकी पीपीई डिग्री जो है, जो सारे प्रधानमंत्री ज्यादातर ऑक्सफोर्ड की पीपीई, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, वो डिग्री करके, पॉलिटिक्स राजनीति हो गया, फिलोसफी तो फलसफे का फिर हो ही गया आपका, इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र हो गया, वो पढ़ाई करके उनके वो वित्त में जाते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में जाते हैं, उनकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं। उनके ज्यादातर नेता यही पढ़ाई करके आगे जी बढ़े हैं अपनी जी। जिंदगी। तो हमारे यहाँ तो उस तरह का आप सोच भी नहीं सकते फिर अरे कि वो वो ठीक है फाइनेंस में जाके काम करेगा। डॉक्टर तो इस जायसवाल। तरह से फिर हमारे जी हमारे जो भारतीय छात्र हैं, आपने सही कहा, हमने भी महसूस किया है कि मेहनत बहुत करते हैं और जी हाँ बिल्कुल डिटर्मिनेंट है, दृढ़ संकल्पित भी रहते हैं। जी हाँ लेकिन हम लोगों ने देखा है कि हम लोग को बड़ी क्षोभ होता है कि एज ए शिक्षक कि जो स्कॉलरशिप की बात आती है तो जो वहाँ पर जीपीए का जो हाई ग्रेडिंग है, ऐसा कौन सा पहलू है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, टिप्स देते रहते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप के मामले में पीछे भी हो जाते हैं और वो पा नहीं पाते हैं और बहुत कठिनाइयां होती हैं। कभी कभी हम लोगों को रिकमेंडेशंस देने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि आपका एक व्यापक अनुभव रहा है, तो छात्र हित में भी ये चाहते थे कि वो इतने डिटर्मिनेंट्स होने के बावजूद बच्चे लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ने की उनकी ललक भी है, कुछ सीखने की भी बात है, लेकिन क्या वो कमी रह जाती है जो स्कॉलरशिप के मामले में वो जीपीए के वैल्यूएशन में पीछे रह जाते हैं। तो कुछ थोड़े टिप्स देंगे तो शायद हमारे आने वाले जनरेशन के विद्यार्थियों को कुछ मदद मिले। बिल्कुल। कि आप जैसे खुद अध्यापक हैं, और हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। इसमें एक चीज अगर सिर्फ जीपीए का है, क्योंकि ये मेरा खुद मैंने थोड़ा देखा है। मेरा परिवार भी उत्तर प्रदेश से है, तो मेरे पिता, मेरे दादाजी सब वहीं के पढ़े हैं। तो थोड़ा वहां का मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे थोड़े मार्क्स कम दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? आप 70 पे भी टॉप कर सकते हैं, 75 पे, अब थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बट एक जमाने जी में 60-65 पे भी आप टॉप कर लेते थे क्लास में। बताइए। जी जी मार्क्स की अगर आप सीधे बात कर रहे हैं, जी मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जीपीए वो सब, मैं सिर्फ हमारे यहाँ जो मार्क्स दिए जाते हैं प्रतिशत में, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप यही चीज देखेंगे तमिलनाडु में, आंध्र में, तो वहां ज्यादातर क्लास 90% के ऊपर होता है। अच्छा। अगर आप इस चीज की, तो मैं तो सिर्फ ये भारत में ही मेरा ये अनुभव है कि हमारे कुछ प्रांत हैं जहां कम दिए जाते हैं, जैसे इधर यूपी में, शायद बिहार में इस तरफ, और वहां बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। वहां के बच्चे बाहर भी काफी जाते हैं, तो सीजीपीए अगर देखा जाएगा तो उनका फिर कुछ मायनों में ज्यादा हो सकता है। इसमें एक रिलेटिव चीज भी होती है कि आपका कितना है पूरी क्लास में। सीजीपीए 4 या 4.33 उसी का होगा, 4.33, जो क्लास में टॉप के 5% या टॉप 1% में है। लेकिन अगर आप वो चीज छोड़ दें, ज्यादातर अगर 90% के आसपास हैं, 90 से 95 के बीच में या उसके ऊपर, तो फिर तो उनका फिर ओवरऑल जीपीए जनरली अच्छा होगा। ओके। फिर अगर सिर्फ बाहर जाने की बात हो रही है, तो उस स्टेट का, उस जो एनसीईआरटी वो है हमारे 12वीं कक्षा के जो मार्क्स हैं या पहली डिग्री के बाद के मार्क्स हैं, उसमें उसके ज्यादा होंगे फिर मार्क्स। अच्छा अच्छा। तो फिर तो उसके लिए वो चीज आसान हो जाती है, बाकी चीजों में बराबर है वो।
लेकिन वो चीज उसके लिए आसान हो जाती है। तो ये तो एक फिर उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह के प्रांत हैं जहां थोड़े मार्क्स कम दिए जाते हैं, उनको ये सोचना है। इसका अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, कि उनको पता भी नहीं है कि आप कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, है ना। तो ये अलग चीज है, ये मेरा भारत के अंदर अनुभव हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई, और हम सोच रहे थे कि जो हम लोग का मुख्य विषय है जो आज का, कि जिससे कि थोड़ा सा यहाँ के लोगों को रूबरू कराना है, 3 years वर्सेस 4 years डिग्री, जी हाँ। मेक द राइट चॉइसेस फॉर ग्लोबल एजुकेशन एंड करियर स्किल्स। तो हम लोग नेप में आने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन प्री नेप थोड़ा सा जी हाँ। आपके अनुभव को साझा करना चाहते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या भारतीय जो छात्र हैं, उनकी क्वालिटी या जो उनकी गुणवत्ता है, वो कैसे हम एट पार हो पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत के विद्यार्थियों से। आप अपने अनुभव से बताएं कि ऐसे कौन से गुण हैं हमारे अंदर, खास करके भारतीयों के अंदर, जो बिल्कुल अद्वितीय है। तो उन क्षेत्रों में कैसे हम सुधार कर सकते हैं। हम लोग नेप में बहस से पहले ये आपसे थोड़ा 2 शब्दों में सुन लें, तो हम लोग नेप पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो गणित में, विज्ञान में भारतीय विद्यार्थी काफी अच्छा कर रहे हैं, और काफी समय से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, बाकी सब काफी अच्छा है लंदन में या न्यूयॉर्क अमेरिका में, लेकिन वहां गणित या विज्ञान की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता है। हमारे बच्चे को ये 10वीं में नहीं कहा जाता है कि तुम अगर गणित पढ़ रहे हो तो तुम बोरिंग हो। जी वहां अगर कोई गणित या विज्ञान पढ़ रहा है 11वीं में, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जी ठीक है, एक ये चीज है। आप रहेंगे, क्योंकि मैं रहा तो मुझे लगता था अरे ये तो अलग ही चीज है कुछ। तो हमारे यहाँ जो गणित और विज्ञान पे जो एम्फेसिस है, जो उसके बारे में आप सोचते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं जो बच्चे, वो चीज हमारा बहुत ही अच्छा, हमारी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो उस पे तो हमको बदलना नहीं है। अगर आपको भारत का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव लाना है, वो ये है कि हम अपने सारे बच्चों को प्राइमरी से मिडिल स्कूल और मिडिल से सेकेंडरी स्कूल में नहीं ला पाते हैं। वाह। हमारे ऊपर के जो 30% हैं वो तो दुनिया के 30% के बराबर है कहीं भी, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सबके बराबर नहीं होंगे। अब आप देखेंगे, जैसे किसी भी देश के बारे में देखेंगे, तो वहां पूरा देश बराबर उसमें काम कर रहा है। वो उनकी जो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए हैं वो बच्चे, उनका भी सोचने का तरीका अलग होता है। जो हमारा एनईपी 2020 में आप ला रहे हैं कि आपका जो सोचने का है, विचार करने का जो तरीका है, उसमें रिसर्च ओरिएंटेशन एक होना चाहिए। आपको किसी भी चीज की, आपकी कितनी पढ़ाई हो, किसी भी चीज की गहराई में उतर के उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, हम ज्यादा थोड़ा रटने का रखते हैं। हम ये करते हैं कि भाई हमारा बच्चा 6ठी कक्षा से आईआईटी के लिए तैयारी करे, फिर बाकी सब वो भूल जाता है। जी जी। वहां बाकी सारी चीजें भी करते रहते हैं साथ में। बहुत तो बढ़िया। वो एक चीज अलग है जो हमारा विद्यार्थी नहीं करता है शायद, और बाहर करते हैं। जिस दिन हम वो चीज समझ जाएंगे, सारे बच्चों को बराबर हम स्कूल के थ्रू ले जाएंगे, 12वीं तक कम से कम कराएंगे, उसके बाद वो पढ़े ना पढ़े फिर, तो वो चीज अगर हम बदल देते हैं तो हम पूरी दुनिया की बराबरी कर सकते हैं। सच है। वरना हम में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। डॉक्टर जायसवाल, ये आपने सही कहा। तो हम लोग जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हम लोग आए हैं, हमारे यहाँ बीएचयू में इस साल इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम लोग फर्स्ट बैच को पढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी दिनों से पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, वो तीसरा सब जी तो हाँ। ठीक है। इस दौरान हम लोगों ने बहुत डिस्कशन भी किया था। लेकिन थोड़े से जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स की समस्याएं हैं, हमारे यहाँ पॉवर्टी इशू है, हमारे यहाँ डिजिटल गैप्स का इशू, बहुत सारे इश्यूज हैं। हम लोग जी हाँ। थोड़े इसमें जी हाँ। परेशान भी हुए थे। लेकिन चूंकि जी आप हाँ। ऐसे डायरेक्टर, हम आपके चेहरे पर जो तेज देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप जैसे लोग अगर इन सब चुनौतियों के को समाधान करने के लिए आगे आए तो भारत तेजी से बढ़ेगा। वो तो ठीक है। जी लेकिन हाँ। क्या हम नेप जो हमारा है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार की गुंजाइश छोड़ता है? एक नंबर 1। और दूसरे, आप इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जिसको कहते हैं दीर्घकालीन प्रभाव, आप कैसे देखते हैं? खास करके जो बहु विषय है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स या मल्टी डिसिप्लिनरी का जो आयाम है, बड़े। उसको हम जी हाँ। कैसे
लचीले ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग जूझ रहे हैं सब चीजों से। कहीं ना कहीं जी से एकोमोडेट करना है बच्चों को, माइंडसेट चेंज करना है। तो कैसे आप इस चीज को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से बताना चाहेंगे हमारे अ, अ, बड़े मीडिया या बड़े ऑडियंस को? जी हाँ। देखिए, अगर हम, मेरा ये मानना है एनईपी 2020 बिल्कुल सही डेवलपमेंट है, बहुत ही अच्छी चीज है, जो पूरे भारत में अब हमको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। कुछ प्रदेश हैं वो उस पे राजनीतिक उसमें एंगल ले लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं, बट वो सब भूल जाइए। हमको इस दिशा में जाना है, क्योंकि दुनिया के सारे जो विकसित देश हैं वो पश्चिम में हो जाए या पूर्व में हो जाए, सारे विकसित देश इसी तरह से अपना बच्चों से पढ़ाई करवाते हैं। वो ये कहना कि आप इसी चीज में सीमित रहिए या इसी दायरे में रहिए, अभी ये सब बहुत पुरानी चीज है। तो हमने दिशा जो ली है बिल्कुल सही ली है, लेकिन उसमें एक चीज है जो हम 3 से 4 साल की डिग्री का जो हम बात करेंगे उसमें भी आएगा ये, वो ये है कि आपने दिशा तो सही ले ली, लेकिन आपका जो माध्यम है वो तो आपका वही स्कूल है पुराना, जो आपका माध्यम है वही पुराना विश्वविद्यालय है। सोचने का तरीका हम सब का है। देखिए, हम 50-60 की अगर उम्र में हो गए हैं, जी जी, हमारा सोचने का तरीका फिर 80-90 के दशक का है। बिल्कुल। जो एक चीज ये आती है, तो वो सोचने का तरीका हमको पहले बदलना पड़ेगा। अगर हम उसी सोचने का तरीके से सोच रहे हैं। सोचने जी का हाँ, तरीका बदलना पड़ेगा, और हमें भी बिल्कुल बदलना पड़ेगा, शिक्षकों को बदलना बिल्कुल पड़ेगा, बदलना। समाज को बदलना पड़ेगा, परिवार जी को हाँ। बदलना पड़ेगा, जी माइंडसेट हाँ। चेंज करना पड़ेगा। ये जी मानना हाँ पड़ेगा बिल्कुल। हमें वैश्विक शिक्षा जगत से अपने को जोड़ना ही है, इसके अलावा कोई जी हाँ, चारा नहीं है। डॉक्टर कोई चारा जायसवाल, नहीं हम है। आपसे बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जी थोड़ा हाँ। तकनीकी एक बाध्यता है, बस जी एक हाँ, मिनट के ब्रेक के बाद हम आपसे फिर कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। फिर से स्वागत है आपका जसवाल जी। और इस पूरे पूरे पार्ट में जो हम लोग ने 2020 का जो हम लोग ने एक आज विषय चुना है, उसमें जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर्स डिप्लोमा, 3 ईयर्स कोर्स, 4 ईयर्स डिग्री प्लस रिसर्च, इस तरह के बहुत सारे एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी तो है। लेकिन पूरे के पूरे नेप में हमने ये महसूस किया है कि जो मंशा है हमारी, खास करके हमारे देश में, एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की, और दूसरे स्किल डेवलपमेंट की। तो आपके अनुसार जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है, जो तकनीक का एकीकरण है, और जो कौशल विकास या जिसको कहते हैं हम स्किल डेवलपमेंट, क्या ये पूरा पूरा नेप उस पर फोकस करता है? नंबर एक। और दूसरे, आपके विचार से भारत में इस शिक्षा के जरिए क्या तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाएगी? और आपका संस्थान, जिसके आप डायरेक्टर हैं, NMIMS बेंगलोर, वो उसको कैसे अपने आप को ढाल पा रहा है? क्योंकि एज ए DAV PG कॉलेज, काशी हिंदू विद्यालय के कॉलेज के प्रोफेसर होने के नाते हमको उससे सीख भी मिलेगी कि व्हाट आई शुड चेंज फॉर माई सेल्फ। जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एनईपी 2020 एक ढांचा है ना, स्ट्रक्चर है। तो उस पे हम अपने हिसाब से आगे काम कर सकते हैं। हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी ये सोच सकता है कि इसका हमको सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाना है, इसके लिए हमको क्या क्या काम करने हैं, इसमें तकनीक का, टेक्नोलॉजी का क्या योगदान होगा, हमें कितनी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी है, ग्रहण करनी है। क्योंकि अब जैसे आप NMIMS इंदौर में, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जैसे आपने बोला हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है यहाँ, तो हमारे यहाँ हर क्लासरूम में स्मार्ट टीवी, वो है स्मार्ट बोर्ड। तो पूरी पढ़ाई उस पर होती है। आप उस पर पूरा अपना सब कुछ लिख सकते हैं, आप वीडियो वगैरह उसमें प्ले कर सकते हैं, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस होना है वो भी हो सकता है उसमें। फिर जो भी उस पर लिखा है जैसे अध्यापक ने, वो फिर ईमेल उस पे बच्चे के फोन पे भेजा जा सकता है, राइट। या उसके लैपटॉप पे या टैबलेट पे, है ना। तो ये तो हमारे हर क्लासरूम में है सुविधा अवेलेबल। फिर सारे जो भी लैब हैं वो सब चीजें हैं। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ तो
टेक्नोलॉजी पे काफी एम्फेसिस है, उसको काफी महत्व दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा है कोविड में जैसे सब लोगों ने फोन पे बात करना, फोन पे पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा फोन पेमेंट जो है वो भारत। भारत में होता है, और कई गुना ज्यादा होता है भारत में। जी जी। क्योंकि वो लोग भी जिन्होंने फोन शायद ठीक तरह से यूज नहीं किया हो, इस्तेमाल नहीं किया, और कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास, कोई भी तरीका नहीं था उस समय किसी एक दूसरे को पैसे देने का, तो हमने सीख लिया उस चीज को। जी तो टेक्नोलॉजी तो आप ले आएंगे, जितना आपको मौका मिलेगा हम उसमें ले आएंगे टेक्नोलॉजी को। मेरा ये मानना है टेक्नोलॉजी की जरूरत भी है, लेकिन आपको ये भी फिर सोचना है कि किस चीज में हम कैसे टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। राइट। वो हर विश्वविद्यालय को अपने स्तर पे करनी होगी चीज, जी जी। है ना। तो और सबका ही नहीं होगा। अब बीएचयू का जैसे है, एनएमएस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। हम अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में कर रहे हैं अपना। आप जिस प्रदेश में है, जिस शहर में है, उसके रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत अलग होंगी। फिर आपके जो विद्यार्थी हैं, हमारे पास करीब 25 से 30 हजार विद्यार्थी हैं इस जी विश्वविद्यालय में। आपके हो सकता है 1 लाख के ऊपर हो। जी। तो उसमें रिसोर्सेस की क्या होते हैं, किस तरह से, किस जगह आप पहले डालेंगे, तो वो सारी चीजें तो एक विद्यालय है या विश्वविद्यालय है अपने स्तर पे ही करेगा। करनी होगी जी। लेकिन टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। इनमें से किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि आप एक सर्जरी भी कर रहे हैं, उसमें भी आजकल टेक्नोलॉजी है, उसमें भी रोबोटिक्स है। जी जी जी। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो ये तो खरबों का खर्चा होता है इन कुछ चीजों पे। तो आप कहें कि भाई हम किसी को इंजीनियरिंग पढ़ा लेंगे लेकिन हम खर्चा नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। जी आजकल लॉ की जो पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, उसमें इतना हो गया है कि उनका सारे डेटाबेसेस, सारे केसेस अब ऑनलाइन ही हैं। जी। अब आप दिल्ली हाई कोर्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, सारे डिजिटल तो जी। वहां तो भी टैबलेट पे सारा काम करते हैं वकील। जी जी। तो टेक्नोलॉजी तो उनकी जिंदगी सच का है। भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है। अब उसको हटाना मुमकिन नहीं है। जी किस तरह से आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हैं, क्योंकि खर्चे की कोई सीमा नहीं है, मेरा ये मानना है। यही जो अमेरिकी जो विश्वविद्यालय है पूरी दुनिया से शायद आगे हैं, चीनी जो विश्वविद्यालय आगे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की काबिलियत रखते हैं। जी जी। उस हिसाब से फिर तो आपको एक एक समय आएगा जब हमको भी सोचना होगा कि हमारी जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, पब्लिक है या प्राइवेट है। उनमें भी हम किस में सबसे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। जैसे आपने आईआईएससी मान लीजिए कर लिया या आईआईटी कर लिया, फिर आपको उनको ज्यादा पैसा देना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा। वहां फिर अनुसंधान ज्यादा अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि आगे भी पैसा आए इन ये चीजों में। सच है। कि अमेरिकी जो विश्वविद्यालय हैं अनुसंधान से पैसा लेकर आ रहे हैं वो। जी ये नहीं कि हमेशा उनके पास पैसा था, आगे उसी तरह से होता है। तो एक वो चीज है जो हमको थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो उसमें फिर अलग अलग लेवल पर फिर आपके विश्वविद्यालय होंगे जैसे, और उनका काम अलग अलग होगा। तो ये ये बात कई सही चीजें है। हैं, ये हैं आपने तो बात देखनी सही कही है अंशुमान जी। और हम भी समझते हैं कि अब तो डिजिटल इंडिया सपना नहीं रहा। धीरे धीरे हम लोग जी उस हाँ। तरफ बढ़ रहे हैं, काफी जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जी सच भी ये भी है कि डिजिटल गैप भी बना हुआ है। तो उस गैप को बिल्कुल। पूरा करने के लिए ये तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है। जी और हाँ। हम जी हम हाँ। तो कहते हैं कि आप जैसे बड़े जो इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर हैं उनका भी ये काम है, और कॉर्पोरेट जगत का भी काम है। हम लोग को जी सीएसआर हाँ। के माध्यम से, क्योंकि एजुकेशन अगर फ्लरिश होगा भारत में तो डिमांड फ्लरिश होगा और इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट करेगी। ये बात तो आपने जी सही हाँ। कहा। लेकिन हम जी हाँ। दूसरा एक प्रश्न करना चाहते हैं जो छात्र हित में है, कि जो 3 इयर्स और 4 इयर्स की जो डिग्री वाली बात है, जी हाँ। तो हम लोग का मुख्य जी हाँ। विषय है। तो हमारे यहाँ हमने कहा कि हम इस साल स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो हमारे विद्यार्थी हैं, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या हम उनको स्पेशलाइज्ड कोर्स करने का सलाह दें, या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, या जो विषय की बात हो रही है उस पर जा क्या उसको फायदा होगा? क्योंकि आपके पास अनुभव है
वैश्विक अनुभव है, आप कर भी रहे हैं। तो हम शुरुआती दौर के विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह दें ताकि उनका अधिक से अधिक लाभ हो, वेदर दे शुड स्पेशलाइज्ड और दे शुड गो फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच? जी हाँ, ये एनईपी 2020 का फायदा ये है कि जो एक विद्यार्थी है, जो बच्चा है, जो चाहता है उसको पाने का एक माध्यम है। जी अब बच्चे को खुद सोचना है कि वो चाहता क्या है ना। तो हमारा अब अच्छी चीज ये है कि हमारे जमाने में, जैसे मैंने कहा, कि दो तीन प्रोफेशन होते थे। जी आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर, वकील, इस तरह की तीन चार चीजें, सीए बन सकते थे शायद। अब और भी कई चीजें बच्चा कर सकता है। अगर भारत में भी उसको मौका नहीं मिला तो वो बाहर भी जा सकता है वो चीज करने जी के जी लिए। मान लीजिए डिजाइनिंग करनी है, बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो आप बाहर भी जा सकते हैं करने के लिए, अगर भारत में वो चीजें नहीं हो सकती है ना। तो उस हिसाब से तो पहली चीज तो ये है कि बच्चे को सोचना है, विद्यार्थी को सोचना है कि वो करना क्या चाहता है राइट अगले 10-15 सालों में। क्योंकि जैसे मैं अपना कहूंगा कि मुझे पता भी नहीं था कि 20 साल बाद मैं कहाँ हूंगा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय पढ़ रहा हूँ या उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सस्टेनेबिलिटी मुझे पता नहीं था 20 साल पहले, तो जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से पहली जो चीज ये है कि बच्चा क्या चाहता है, उसको क्लैरिटी चाहिए, राइट उसको अपने दिमाग में पता होना चाहिए क्या है, फिर वहां से हम शुरू करेंगे। तो ये जो 3 से 4 साल की डिग्री है, क्योंकि इस पे मैंने भी सोचा, हमने पहले भी 2-3 जगह मैंने हमने अपना करिकुलम चेंज किया है। जी जैसे जी आप लोगों ने सोचा है कि अब क्या करना है, 4 साल की डिग्री में हम क्या रखेंगे, 3 साल की में क्या था। अब एनईपी 2020 की वजह से कई बदलाव आ रहे हैं जो हम करें, मतलब खुद भी ना चाहे तब भी करने पड़ेंगे हमको। तो हम मैंने भी उस विषय में, उस बारे में सोचा है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो बच्चे को खुद सोचना है कि भाई चाहता क्या है अपना। राइट उसके बाद मेरे ख्याल में बच्चों को काउंसलिंग देनी पड़ेगी, उनके साथ जी बैठना पड़ेगा। तो ये काम फिर माता पिता का भी है, ये अध्यापक का भी है, ये यूनिवर्सिटी का भी है, क्योंकि अब कैरियर काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज बन गई है। राइट उसको ये समझाना पड़ेगा कि आप इंजीनियरिंग और मेडिसिन का एक मिक्स करके बायो इंजीनियरिंग आप पढ़ सकते हैं, आप कर बहुत सकते बढ़िया। हैं, क्योंकि आजकल ऑप्शन है। कई बच्चों को पता भी नहीं होगी ये चीज जी जी कि मुझे अगर बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों पसंद है, मैं क्या करूं, जी है ना। तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग भी करना है लेकिन केमिस्ट्री से भी, केमिस्ट्री में भी रुझान है मेरा, तो मैं दोनों साथ में करना चाहता हूं। तो उसका फिर हम उनको बताएंगे क्या करना है। बहुत उसके बढ़िया। आगे हम देखेंगे कि भाई हमारे इस शिक्षा प्रणाली में क्या क्या माध्यम है उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां विद्यार्थी खुद पहुंचना चाहते हैं। जी तो पहली चीज ये है। उसके अंदर मैं कहूंगा कि जो 3 से 4 साल की डिग्री का जो हम सोच रहे हैं, वो भी फिर बच्चा क्या चाहता है उस पे डिपेंड करता है। जी जी अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको एमबीए करना है या आपको लंदन जाके पढ़ाई करनी है जहां जी आपकी 3 साल की डिग्री की मान्यता है जैसे, जी तो आपको फिर 3 साल की डिग्री करके उस दिशा में जाना है, वाह अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो। अगर आपको रिसर्च ज्यादा करनी है, अगर आपको शायद अमेरिका जाना है उस डिग्री के फौरन बाद, क्योंकि भारत में क्या होता है, 3 साल की डिग्री, फिर 2 साल का मास्टर्स, फिर अमेरिका जाना है, जी तो 5 साल की पढ़ाई कर रहा है बच्चा। अगर आपको 4 साल में ही खत्म करना है तो 4 साल की डिग्री आपके लिए सही है फिर, है ना। तो वो चीज बच्चे को खुद सोचनी होगी, उसको ये भी सोचना होगा, क्योंकि अब ये जब मैंने अपने कॉलीग्स के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ के जब हमने करिकुलम वगैरह डिसाइड किया है एनईपी के जी मुताबिक, तो उसमें हम आखिरी साल में क्या रख रहे हैं वो देखना पड़ा हमको। जी जी चौथे साल में क्या है, अगर आपका अनुसंधान रिसर्च में एम्फेसिस है तो उस बच्चे को रिसर्च रिसर्च में, अनुसंधान में दिलचस्पी होनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। ठीक ध्यान होना चाहिए। ठीक सब ठीक बच्चे, ये चौथा साल अगर अनुसंधान पे आप रख रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह पढ़ना है आपको, और आपकी पढ़ाई कम है, क्लास में पढ़ाई कम है अगर, तो फिर आप चौथा साल नहीं कर सकते। जी 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 सब चीज लोगों के लिए नहीं है। जो बच्चा चाहता है कि मैं क्लास में जाऊं, मुझे अध्यापक सब कुछ पढ़ा दे और फिर मैं एग्जाम दे दूं, वो ये वाला चौथा साल नहीं कर पाएगा आराम से। जी जी क्योंकि इसमें क्या तो है, इसमें काफी एडवांस लेवल पर
काफी गहराई में जाके पढ़ाई करा रहे हैं हम, रिसर्च की, अनुसंधान की, फिर वो एक डिसर्टेशन कर रहा है शायद खुद, 6 महीने आपको खुद ही काम करना है। जी जी जी। तो वो हर बच्चा नहीं कर सकता। और मैं एक और चीज कहूंगा, वो हर अध्यापक भी पढ़ा नहीं सकता, बिल्कुल। क्योंकि ये भी चीज देखी है, क्योंकि जहां जहां हमारे डिसर्टेशन है, पहली डिग्री में, दूसरी डिग्री में, सब लोग अच्छी तरह डिसर्टेशन नहीं करवा पाते हैं। तो बच्चों को ये भी सोचना है ये कि बात जो सही मुझे है। पढ़ाने वाले तो मेरे ये बात आप सही कर रहे हैं। इसमें हमारा और एक, लोग सबसे अच्छे होंगे। इसमें एक मेरा और सबमिशन है डॉक्टर जसवाल, जी हाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला हम लोग कंट्री हो चुके हैं, ऑलमोस्ट है ही हैं, 140 जी प्लस हाँ। के हम लोग कंट्री जी हैं। हाँ। और 21st सेंचुरी में हम भारत की सेंचुरी के रूप में देख रहे हैं, 2047 विकसित भारत की कल्पना है, उसमें एजुकेशन का निश्चित योगदान होगा। ये जो एक बात होती है एम्प्लॉयमेंट, जो कहते हैं कि रोजगार और कौशल विकास और हायर एजुकेशन, अब ये तीनों एक बड़ी भारी चयन की समस्या। आपने कहा कि बच्चों को सोचना होगा, तो क्या उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्या उनको स्किल्ड होना है, क्या उनको हायर एजुकेशन की जाना, ये बिल्कुल चॉइस की बात है। ये बात तो जी सही हाँ। है, लेकिन भारत जैसे देशों में एक्चुअली क्या, किस कारक पर ध्यान देना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल इशू बन जाता है और उस इशू से जी हाँ। बहुत सारी चीज गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमारा ये आपसे जानना है कि क्या सोचना चाहिए विद्यार्थियों को, मतलब 3 to 4 इयर्स के चयन के बीच में एम्प्लॉयमेंट फोकस हो, स्किल डेवलपमेंट फोकस हो, या हायर एजुकेशन फोकस हो। तो आपने इसको थोड़ा संकेत तो दिया है, लेकिन फिर भी जी थोड़ा हाँ। खोल के समझा दीजिए कि व्हाट शुड बिल्कुल। दे डू फॉर दिस while choosing जी हाँ। 3 years versus 4 years courses। जी हाँ। देखिए, अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो फिर तो कई बच्चों के लिए 3 साल की डिग्री ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वो 1 साल अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप नौकरी कर रहे हैं। जी आजकल एक्सपीरियंस भी काफी इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। जी जी। कई नौकरी तो हम, जैसे हमारे यहाँ कंसल्टिंग की कंपनी आती है, वो कहती है कि आपको 2 साल तो चाहिए पहले रोजगार। अब हमारा सिस्टम पूरा ऐसा है कि वो पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस करता है, उस पे कहता है कि आप पढ़ाई करिए, फिर आपको अब रोजगार भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो एक चीज मुश्किल हो जाती है। तो जिन बच्चों को किसी भी कारण से, हो सकता है कि उनके पास उतना पैसा ना हो कि वो आगे जाके फॉरेन मास्टर्स कर पाए, उनको अपने उससे चॉइस में भी अपना रुझान भी रोजगार की तरफ है, नौकरी की तरफ है, तो उनको अगर नौकरी करनी है, तो इस समय जो 3 से 4 साल की डिग्री है, उसमें 3 साल की डिग्री ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना। उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा शक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जगह हम 4 साल की डिग्री को रिसर्च की डिग्री कह रहे हैं, राइट। और वो भी सिर्फ सबसे अच्छे जो ग्रेड लेकर आ रहे हैं बच्चे, मान लीजिए 10 में से 7.5 ग्रेड एंड अबव सीजीपीए, उसको उसको दिया जा रहा है मौका राइट। 4 साल की डिग्री करने का। सबको तो दिया नहीं जा रहा है फिर वो, तो फिर उन्हीं बच्चों के लिए हो जाता है। तो बाकी जो है उनके लिए तो सीधा है कि मुझे या तो मास्टर्स करना है या फिर रोजगार में जाना है। राइट। उस हिसाब से फिर आपको सोचना भी होगा, उस हिसाब से आपको पहली डिग्री में, 3 साल की डिग्री में अपने सब्जेक्ट भी चूज करने होंगे, कि मुझे अभी समझना है, मुझे एमबीए का वेट नहीं करना है या 4 साल की डिग्री का वेट नहीं करना, बिल्कुल। मुझे अभी सब कुछ समझ के फिर काम करना हम्म। है ना। जैसे हमारा एक विद्यार्थी था, वो अभी डेटा एनालिटिक्स में गया है, काम करने के लिए जा रहा है। तो अगर उसने एमबीए करके वो जा रहा है, अगर उसने एमबीए नहीं किया होता, उसको जाना होता, तो फिर वो सारी चीजें उसको पहली डिग्री में ही चाहिए होती। बिल्कुल। तो वो मौका एनईपी 2020 दे रहा है कि आप अलग अलग चीजें, आप कॉमर्स की डिग्री, आर्ट्स की डिग्री के साथ पढ़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल। उसी समय वो सोचना पड़ेगा, वो चीजें करके आपको रोजगार में जाना पड़ेगा, है ना। एक चीज मैं इसमें और कहूंगा, जो कि थोड़ा दूसरा सोचने का तरीका है। आजकल एक इंटर्नशिप की महत्वता ज्यादा है, अप्रेंटिसशिप की भी एक महत्वता है जो ज्यादा राइट। होनी चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। जैसे कि जर्मन सिस्टम है, उसमें काफी एम्फेसिस है अप्रेंटिसशिप पे। वो क्या है, आप पढ़ाई के साथ आप थोड़ा काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो 2 महीने की इंटर्नशिप नहीं होती है, 1 महीने की जो आजकल हमारे यहाँ होती है, 6 महीने तक की होती है। इंजीनियरिंग में जैसे होता है, वो लॉ में भी होता है। तो आप 6 महीने फिर उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जी। अप्रेंटिस बन के, है ना। उससे क्या होता है, कंपनी भी आपको समझ लेती है, आपके पास भी समय होता है काम करने के लिए। तो हमारी जो 4 साल की डिग्री है, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उसकी मान्यता तब होगी जब वो इस चीज को भी लेकर आती है, रोजगार को राइट। भी लेकर आ जाती है। राइट। राइट। वो अगर सिर्फ अनुसंधान की बात कर रही है, तो 4 साल की डिग्री का इतना फायदा नहीं है हमारे लिए। ठीक।
क्योंकि रोजगार तो बड़ी समस्या है भारत में। और हम बच्चे से कहें कि भाई तुम पैसा भी ज्यादा खर्च करो, एक साल ज्यादा, फिर तुम अपना एक साल दो भी, और अनुसंधान दर के फिर नौकरी अगर कम है, रोजगार अगर कम है, तो उसका फायदा क्या होगा उसके लिए? फिर वो जी फिर जी। वो पीएचडी करने जा सकता है आगे जाके वो, लेकिन उसका फायदा कितना होगा वो फिर एक समस्या बन जाती है। ये तो बात उस आप हिसाब से तो हमें भी थोड़ा, जो 4 साल की डिग्री है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि भाई एक हो रास्ता जो रोजगार की तरफ जा रहा है, एक रास्ता अनुसंधान की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया। उच्च शिक्षा की तरफ जा रहा है, वो पीएचडी करने की तरफ जा रहा है, फिर आप प्राध्यापक बनेंगे या आरएनडी करेंगे आप फिर। देखिए बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये यही कंफ्यूजन भी है। हम लोग को लगता है या डॉक्टर जायसवाल, हम सबको मिलके जो हम लोग एजुकेशन लाइन में हैं, बच्चों के मन में ये भरना है, क्योंकि कई जगह पॉवर्टी की दृष्टि से बच्चों को नीड है, जो रोजगार की नीड है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि सारे लोग हायर एजुकेशन 4 इयर्स डिग्री को फैशन के रूप में न लें, अदरवाइज तो बहुत क्यास हो जाएगा। तो ये एक तरह जी से हाँ। अवेयरनेस प्रोग्राम भी है जो हम लोग करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि या एवरीबॉडी शुड नो कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अगर नेसेसरी है तो आप स्किल्ड होइए और एम्प्लॉयड होइए। दिस इज वेरी गुड। या उसके हिसाब से हम लोग अपने कोर्सेज को बना भी रहे हैं। आप लोग नहीं बनाए होंगे, हम लोग ही बना रहे हैं, ये बात तो सही है। या लेकिन इन दिनों जो हो रहा है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है हमारे नेप में, जिसमें कि अब भारत में उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। यानी मेडिकल के लोग अब इकोनॉमिक्स में भी रिसर्च कर सकते हैं, या जो जैसा आप बता रहे थे, बहुत जोर दिया जा रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। तो क्या भविष्य में इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भारत में पहचान मिलेगी? एक तो ये हम आपसे पूछना था, क्या उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय, हमारा देश तैयार है इस अप्रोच के लिए? क्योंकि ये वैश्विक अप्रोच है, ग्लोबल अप्रोच है। दूसरे की अर्थशास्त्र जैसे विषय जिसके कि हम लोग एक्सपर्टाइज लिए बैठे हुए हैं, और लॉ जिसके कि आप दोनों के मिक्स्ड हैं, इनके भविष्य को हम कैसे देखें? हम अपने विद्यार्थियों को क्या कहें कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज गुड फॉर यू, गुड टू इंटीग्रेट विद द ग्लोबल वर्ल्ड, और व्हाट? इस पर आपका अगर राय हो जाता तो हमारे इकोनॉमिक्स और आपके लॉ, ये दोनों के बच्चे लाभान्वित हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो बहुविषयी जो प्रणाली है, जो अप्रोच है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, उसकी जरूरत तो आगे जाके रहेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपको एक चीज और देखनी है जो अगली पीढ़ी में होगी, जो हमारी में नहीं है। जी। उनको 70-80 की उम्र तक काम करना होगा। वाह। उससे कहो कि तू 10-12 साल की उम्र में जो डिसाइड सोच लेता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तुम 70 पे भी इंजीनियर हो, वो नहीं होगा। तो आपकी पूरी जिंदगी मेरे जैसे रहा है। मैं 1 दशक पहले, उनसे 2 दशक पहले आया हूं, पर बात यह है कि मैंने अलग अलग जगह पढ़ा है, अलग अलग तरह का काम किया है, फिर मुझे भी जरूरत महसूस हुई है, उनको भी होगी ये चीजें, उनको भी समझ में आएगा कि ठीक है, मैंने उस समय मेडिसिन किया था, बट अब शायद क्योंकि मैं हॉस्पिटल चला रहा हूं, मुझे कानून समझने की जरूरत है, जी या मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूं तो मुझे शायद आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग की जरूरत है शायद। क्योंकि अगले 10 साल में मेडिसिन तो मेरे डॉक्टर करते रहेंगे मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं, मुझे उस ज्ञान की जरूरत है। तो वो चीज थोड़ा समझना होगा। जमाना पूरा बदल रहा है। अब 100 साल जी की उम्र तक लोग कह रहे हैं जिएंगे, तो 80 तक तो काम कर ही रहे हैं फिर। और जी हमारा पेंशन सिस्टम ये प्रेशर जो है नहीं ले पाएगा। जी। क्योंकि जो यंग लोग हैं, जब वो पेंशन लेने के समय उनका आएगा, तब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि उनको हम पेंशन दे पाए, राइट। है ना? तो वो अलग ही चीज हो रही है अगले 5 साल 50 साल में। तो उस हिसाब से तो आपको काम करना है। फिर आपको सोचना है कि कौन सी 2-3 एरियाज हैं, 2-3 विषय हैं जिसमें मैं कर सकता हूं आगे जाके। और आपकी पढ़ाई फिर पहली डिग्री से ही उन एरियाज में शुरू हो जानी चाहिए। जी आपको जिस जिस विषय में दिलचस्पी है, शुरू से ही आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, अभी ले लीजिए। जी जी। क्योंकि मेरा ये है, जैसे कि मैंने 13 साल की उम्र में थोड़ी फ्रेंच पढ़ी। पहले हमको संस्कृत पढ़ाई गई स्कूल में, फिर ऑप्शन था फ्रेंच का, तो मैंने फ्रेंच पढ़ी। मैं अभी भी थोड़ा बहुत फ्रेंच पढ़ता हूँ। कभी कोई कोर्स कर लिया छोटा मोटा, या कोई मूवी या प्रोग्राम देख लिया, अभी भी थोड़ा करता हूं। तो मुझे 15 साल की उम्र में जो दिलचस्पी थी, आज भी है 25-30 साल बाद, है ना? तो वो चीजें रहती हैं। आप अपना रुझान देखिए कहाँ कहाँ 3-4 विषय में है, उसमें पढ़ाई शुरू कीजिए। आगे जा आपको मेरे ख्याल में सब विषय की जरूरत पड़ेगी। जी ये जी। कहना कि मैं एक ही दिशा में जाऊंगा, वो नहीं है अब। मतलब वो हमारी स्पेशलाइजेशन का पीढ़ी में कोई, अब आई एम स्पेशलाइज्ड पर्सन, इसका कोई बहुत महत्व नहीं रह गया।
बहुत महत्व नहीं रहेगा। और राइट। आपके लिए 20 साल बाद आपकी हर 20 साल पे चेंज होता रहेगा जी जी। आप ही का। आज इसमें स्पेशलाइज, कल उसमें स्पेशलाइज, कल फिर तीसरी चीज में। तो उस हिसाब से फिर पूरी शिक्षा प्रणाली जो है उसको भी बदलना है। बहुत बढ़िया। जी जी। और आप ये भी देखेंगे ना, हमारे जो कई जो बड़े यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बीएचयू हो गया, शांति निकेतन हो गया, एएमयू, ये एक विषय पे नहीं कर रहे हैं नहीं हो फोकस, सकता जी। है ना। तो कुछ मायनों में मल्टी डिसिप्लिनरी थे, लेकिन ओवर टाइम क्योंकि स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, हर डिपार्टमेंट फिर अपने आप में ही फिर सीमित हो जाता है थोड़ा। अब हमको वो चीज छोड़नी है, जी जी। क्योंकि आप सही अब कह आप रहे हैं। देखेंगे जैसे शांति निकेतन का भी है कि आप कुछ भी पढ़ाई कहीं भी जाके कर सकते हैं, उसमें तो कोई सीमा है ही नहीं फिर। बिल्कुल। वो तो बहु विषय, आप विषय तो हमारे उसमें है ना कि भाई इंजीनियरिंग यही चीज होती है, विज्ञान है तो यही है बस, है ना। अब आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप पेंटिंग या आर्ट्स करना चाहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज बिल्कुल। जेनेटिव एआई यूज कर सकते हैं। तो वो जब सीमा रही नहीं तो हम में की सीमा है। तो बिल्कुल आप सही यूनिवर्सिटीज कह को मैं वही कह रहा हूं कि वो चीजें बदलनी पड़ेंगी। जी। अब जो साइलोज हैं डिपार्टमेंट की वो तोड़ने पड़ेंगे, तभी मल्टी डिसिप्लिन हो पाएंगे। वही चीज जो 4 साल की अमेरिकी डिग्री है, वो काफी अलग है जो हमारा सोचना है उससे। शुरू के 1-2 साल में तो उनके कोई सीमा है ही नहीं, कोई बच्चा कहीं भी जाके कुछ भी पढ़ सकता है, और पूरे यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में एक दिन में वो बैठ सकता है जाके। हो सकता है 3 अलग डिपार्टमेंट में एक दिन में बैठा हो, हमारे यहाँ ही हो सकता है नहीं, आप सोचिए, नहीं हो जी सकता बिल्कुल। जी जी। क्योंकि हम उसका क्रेडिट ही कहाँ है, किधर है, कैसे करेगा, कौन सा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर ही हम रह जाते हैं फिर, है ना। तो बिल्कुल। वो चीज हमको बदलनी पड़ेगी, तो ठीक हमारा बात है। सिस्टम हमको बदलना पड़ेगा। सिस्टम की, यूनिवर्सिटी की रीडिजाइन करनी पड़ेगी हम, तभी एनईपी 2020 को हम ठीक तरह से लागू कर सकते हैं। इस समय तो क्या होगा, 4 साल की डिग्री का करिकुलम क्या है, हमने बदल दिया, खत्म बात। बिल्कुल। लेकिन तो ठीक तरह से कैसे कर पाएंगे वो हमको सोचना है। ये सही कर तो रहे हैं। जैसे जैसे जायसवाल जी आपने कहा ना, हम भी देख रहे थे इंजीनियरिंग के बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी है, और वो जी हाँ, क्रिएटिव इकोनॉमिक्स में प्रवेश करना चाहते हैं। दे वांट टू बी म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, जी हाँ, एडवर्टीजमेंट मेकर। जी हाँ, तो हमने ये देखा कि उनको जो स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता, बिल्कुल। अंदर अंदर आनंद होने की स्वतंत्रता, ये उनको देना ही पड़ेगा। और उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जरूरी है, क्योंकि हम लोग बनारस में हैं। तो बनारस में आप जी जानते हैं हाँ, कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पर जी हाँ, क्लासिकल म्यूजिक के लोग, आर्ट के लोग, लिटरेचर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में है। अब ये सारे के सारे अप्रोच ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में होने जा रहे हैं। तो ये जी आपने जो हाँ, कहा, बिल्कुल हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। जी, और ये बिल्कुल बिल्कुल। हमें अवेयर करके लोगों को जागृत करना होगा। एक जी और हाँ, बात हम आपसे पूछना चाहते थे, रिसर्च के मतलब लिए बहुत सारे जी हाँ, क्यूएस रैंकिंग की बात होती है। अभी भी देखें, बीएचयू का रैंकिंग बहुत अच्छा नहीं होता है। तमाम सुविधाओं जी के हाँ, बावजूद, तमाम फंडिंग के बावजूद रैंकिंग में हम लोग पिछड़ जाते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट्स पिछड़ जाते हैं। और पब्लिकेशन के मामले में हम लोग, खास करके सोशल साइंस के लोग, इंजीनियर, आईटी और मेडिकल के लोग फिर भी ठीक हैं, लेकिन सोशल साइंस के लोग बहुत पिछड़ जा रहे हैं। तो जो क्यूएस रैंकिंग है, वो हमारे यूनिवर्सिटीज की छवि को सुधारने में मदद करती है। तो जो आपके अनुसार, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, एनएमआईएमएस इंदौर जो संस्था है, वो रैंकिंग के मामले में वो क्या कर रहा है, हमें क्या करना जी चाहिए, हाँ, और भारतीय यूनिवर्सिटीज को अपने रैंकिंग को सुधार में किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, नंबर वन। और पब्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हम लोग पब्लिकेशन के मामले में जूझ रहे हैं, कहीं ना जी कहीं हाँ, से स्कॉपस या क्यूएन इंडेक्स जनरल में नहीं छप पा रहा है, जिससे कि बच्चों में निराशा भी है। वक्त का डिमांड जी है, हाँ, इंटरव्यूज में वो छट जा रहे हैं। हम लोगों ने ये बहुत, हमको अंदर से बहुत पीड़ा भी होती है जब इस तरह के जी हाँ, प्रश्न पूछे जाते हैं। देयर इज ओरिजिनल आइडियाज, बट ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिकेशन दे कुड नॉट बी सिलेक्टेड इन गुड यूनिवर्सिटीज। तो ये दोनों चीज को आप जो 4 इयर्स अडॉप्ट करने वाले हैं, उसके रूप में कैसे सलाह देंगे हमारे रिसर्च के स्टूडेंट्स को, उसका भला हो जाए। जी हाँ। देखिए, भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो क्यूएस में 400 से 500 की रैंकिंग में है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, कुछ हैं जो 500 से 600 में है ना। तो उन्होंने रिसर्च किया है, अनुसंधान हो रहा है। लेकिन एक समस्या जो अब आ रही है, तो उस पे कई लोग अब बात कर रहे हैं, वो ये है कि किस तरह का अनुसंधान हो रहा है, जी उसका कुछ फायदा है, आप सिर्फ साइटेशन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं,
आप पेपर के नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बिल्कुल। या आप असली अनुसंधान कर रहे हैं। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं बीएचयू नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से कहूंगा और छात्रों से कहूंगा, अगर आप सचमुच अनुसंधान कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 6 महीने में नहीं, आपको 2 साल में एक पेपर आता है, तब भी आप चिंता मत करिए। जी क्योंकि जो लोग हर 2 हफ्ते में एक पेपर बना रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होगा कि उनके काम से क्या फायदा हो रहा है दुनिया का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसमें एक चीज और है, जैसे आपने सोशल साइंस का कहा, सोशल साइंस का मैनेजमेंट का जो साइकिल है पब्लिकेशन का, वो अलग है। इंजीनियरिंग में 2 हफ्ते में आप एक कैटेगरी पेपर पब्लिश कर सकते हैं, Q1 स्कोपस पब्लिश कर सकते हैं। आपको वही चीज सोशल साइंस में 6 महीने साल से कम नहीं लगेगा, है ना। फार्मेसी में, मेडिसिन में आप अगेन 2-3 हफ्ते में अच्छा पेपर बना सकते हैं जो जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। आप वो चीज सोशल साइंस में नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि अर्थशास्त्र की महत्व नहीं है। अब अर्थशास्त्र का वही महत्व है। नोबेल प्राइज जो है वो फिर भी रहेगा वहां। जी कंपनी जो है, अर्थशास्त्रियों की बहुत जरूरत है उनको, अलग अलग कंपनी को, हर तरह की कंपनी को, है ना। जो नई कंपनियां की है, जोमेटो स्विगी है, उनको भी अर्थशास्त्री की जरूरत है। डेटा साइंस क्या है फिर? वो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इसका एक मिश्रण है इन चीजों का, टेक्नोलॉजी के साथ। तो उन विषय की जरूरत रहेगी, अच्छे अनुसंधान की जरूरत रहेगी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी की जरूरत रहेगी। उसमें कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल। बदलना क्या है? ठीक है, हम अगर अनुसंधान पे उसको महत्व नहीं दे रहे, तो आप देना शुरू करिए। आप लोगों से कहते हैं कि पब्लिकेशन इतना महत्व नहीं दे रहे, उस पर कहिए कि पब्लिश करो। ये मत कहिए, क्योंकि अब मैं सुनने में आ रहा है कुछ प्राइवेट में कि भाई हाँ, आप अगर 200 साइटेशन दे देते हैं तो आपको इतना पैसा देंगे, आप 500 साइटेशन दे देते हैं आपको इतना पैसा देंगे, आप साल में अगर 20 पब्लिकेशन ले आते हैं तो आप इतना पैसे लेके चले जाइए। जी जी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप हमारे यहाँ अपना नाम दे दें और पब्लिकेशन दिखा दें 10 पब्लिकेशन, तो आपको इतना पैसे देंगे। आप एम्प्लॉय किसी और के हैं, प्रोफेसर आप कहीं हैं, किसी देश में हैं, आप हमारे यहाँ नाम देख के, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम छाप के रिसर्च कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। उस इंसान का आपकी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ा रहा, आपके यहाँ कदम भी नहीं रखा है। लेकिन क्यूएस रैंकिंग में अगर आप देखेंगे, उसका आगे होगी वो यूनिवर्सिटी पर, किसी और रैंकिंग में देखेंगे तो आगे होगी, है ना। तो उन चीजों के बीच नहीं भागना है। सही बात। भारत को ये समझना है, आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में किसको मानते हैं? आप मानते हैं ऑक्सफोर्ड को। ऑक्सफोर्ड 800-900 साल पहले बनी थी। हार्वर्ड 400 साल पहले बनी थी। आज हमारा तक्षशिला, नालंदा होता है तो हमारी बराबरी नहीं कर पाते लोग, वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो 200-300 साल की रेस में दौड़ रही है, उनको 2 साल की रेस में नहीं घुसना है। और बड़े जो विश्वविद्यालय जैसे बीएचयू वगैरह, उनको तो घुसना ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने अपना एक तरह से नाम बना लिया। उनको ये देखना कि सही चीज क्या करनी है। उसमें जो अध्यापक है उनको भी, जो विद्यार्थी है उनको भी, कि सही चीज क्या है। सही चीज रिसर्च है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात सही है। ऐसा रिसर्च जिससे भारत का भविष्य बदले, दुनिया का भविष्य बदले, वो रिसर्च चाहिए हमको। तो वो चीज आप करते रहिए, बिल्कुल। उसमें पीछे मत हटिए। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि सिर्फ पेपर की जो दौड़ है, होड़ है, उसमें नहीं घुसना है, उससे कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि 20 साल बाद लोग हंसेंगे कि आपने साइटेशन चुरा के या पब्लिकेशन चुरा के, आपका उस समय तो नंबर हो गया, अब आप खत्म हो गए, क्योंकि असली आपके पास काम कुछ नहीं था। तो जो असली काम कर रहा है, सचमुच में काम कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, वही आगे बढ़ेगा आगे जाके। वो बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर जायसवाल। आपने जो कहते हैं ना कि अगर हम लोग 2047 का भारत देखना है तो भारत को देखना, हमको पब्लिकेशन की भीड़ को नहीं देखना है। तो उसके लिए भारत के जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, प्राचीन भारत के ग्लोरियस पास्ट को, वो कैसे वापस आए, हम क्या थे, क्या हैं, क्या होने वाले हैं, शोध की दृष्टि बदलनी होगी। हमारा अपना मेडिकल, हमारा अपना तकनीक, हमारा अपना विज्ञान, हमारा अपना जो जिसको कहते हैं कि भारत गौरव होने का, विवेकानंद ने क्या सोचा था, वेद में क्या लिखा, इन सब पर शोध अगर होने लगे वैज्ञानिक ढंग से, तो भारत भारत हो जाएगा। और वही 2047 का भारत है, ये आपने सही कहा। और इसीलिए
जो अगला प्रश्न है, जो हम लोग अब समय की सीमा है, हम लोग समाप्त करेंगे, जी। कि वो जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, जिसमें कि छात्रों को इंगेज होना चाहिए, उस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को हम कैसे लें शोध की दृष्टि से? अगर कोई आपके पास दिलचस्प बातें हैं वो भी बता सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है ना, उनका बड़ा भारी योगदान है और उनके लिए अवसर भी है शिक्षा जगत में जुड़ने का और अपने अनुकूल प्रोडक्ट को लाने का। तो ये जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो नेप के थ्रू हम कैसे जोड़ें? और आप कोई साझा करना चाहते हैं जो कि विद्यार्थियों में हित में है, तो इस पर थोड़ी बातें करें और फिर हम लोग अपने समापन की ओर इस प्रोग्राम को ले चलें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब करिकुलम बनता है, ये सोचा जाता है कि क्या पढ़ाना है, वो 3 साल की डिग्री हो, 4 साल की डिग्री हो। तो आजकल ज्यादातर विश्वविद्यालय में वो इंडस्ट्री के लोगों को लेकर आते हैं, जी अपने पुराने विद्यार्थियों को लेकर आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपके लिए सही था, क्या आजकल हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, आजकल हो रहा है, और क्या हमको नई चीजें जोड़नी चाहिए। तो वो तो फिर पढ़ाने से पहले ही हम सोच रहे हैं, वो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जी और वो करना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर के लोगों को नहीं लेकर आ रही है, उनको लाना चाहिए, क्योंकि अंत में तो एंड प्रोडक्ट आपका वही है। आपका विद्यार्थी उस तरफ जा रहा है, आपका शोध, आपका अनुसंधान सारा जो है उसी दिशा में जा रहा है, फिर दुनिया में इस्तेमाल होना है। उन लोगों से पूछ, बिल्कुल और वो पूरा जो आपका जहां भी पढ़ाई हो रही है किसी भी लेवल पर, स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी में, बैचलर मास्टर्स किसी भी लेवल पे हो रही है, पीएचडी, उसमें तो फिर आपको इंडस्ट्री से बात करनी ही पड़ेगी जी कि भाई आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस किस तरह की पढ़ाई करके बच्चा आपके यहाँ काम कर सकता है। दूसरी चीज ये है, जैसे कि मैंने कहा, कि इंटर्नशिप्स की इंपॉर्टेंस काफी है, वर्क एक्सपीरियंस की, रोजगार की इंपॉर्टेंस काफी, जरूरत काफी है। अप्रेंटिसशिप की भी एक जरूरत है, क्योंकि उसमें जो पढ़ रहा है उस बच्चे को भी कंपनी अपनी दिशा में ढाल देती है, अपनी जरूरत में ढाल देती है। वो मैं एक अध्यापक होकर नहीं कर सकता हूं, जी है ना। वो चीजें इंडस्ट्री में जाके ही होंगी, ठीक बिल्कुल है ना। तो वो चीजें तो फिर इंडस्ट्री कर पाएगी। तो फिर जो कोलैबोरेशन है, जो काम करना है हमको विश्वविद्यालयों को और कंपनीज को साथ में, उसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल अब कंपनीज को ये मानना कि हम तो किसी को भी उठा लेंगे यूनिवर्सिटी से, वो नहीं चलेगा उनका, क्योंकि उनका भी एक इसमें योगदान है। और विश्वविद्यालय को ये समझना कि हम कुछ भी बना दें, कुछ भी एंड प्रोडक्ट क्रिएट कर दें, कुछ भी पढ़ा दें बच्चों को, वो जाके काम कर लेंगे, वो भी नहीं सही है। साथ में तो काम हमको करना ही पड़ेगा। उसी हिसाब से, उसी तरह से आपका सारा शोध अनुसंधान है, उसी दिशा में जाना चाहिए कि दुनिया में जो मैं चीज कर रहा हूं उसका क्या फायदा है। बिल्कुल रैंकिंग की हमने बात की, रैंकिंग नहीं है, लेकिन उसका फायदा क्या है। अगर आप उस तरह से करेंगे तो आप गहराई में जाएंगे। तह पे रहकर आप 10 पेपर बना सकते हैं, शायद लिख सकते हैं, लेकिन गहराई में हो सकता है आप एक ही बना पाए। लेकिन वो एक जो पेपर है, रिसर्च पेपर, उसकी वो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसका वो महत्व होना चाहिए कि कंपनीज का भी फायदा हो उसमें, दुनिया में जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनका भी फायदा हो, और विद्यार्थी और अध्यापक का भी फायदा हो जो उस पर काम कर रहा है। बिल्कुल उस तरह से हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल अब जैसे मैंने कहा ना, आखिरी चीज मैं यही कहूंगा कि जो हमारे साइलोज हैं, दायरे जो हैं, उसको हमको तोड़ना है, उनसे दूर जाना है, राइट अपने सोचने का तरीका बदलना है, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी एनईपी 2020, विकसित भारत, ये सारी जो बातें चल रही हैं उसमें हम फिर सक्सीड कर पाएंगे, उसमें हमारा सफलता होगी। उसके बिना फिर हम चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम सोच रहे हैं चीजों को। सोचने का तरीका बदलना होगा, ये हमारे डॉक्टर अंशुमान जायसवाल जी कह रहे हैं। और इस पर हम चलते चलते हम आपसे एक और टिप्स लेके बात को समाप्त करेंगे जायसवाल जी, कि चुनौतियां बहुत हैं। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अभी तो हमारा टारगेट 2037 में नेप को देखने भर का है, 47 में विकसित होना है। तो जो चुनौतियां, वो सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग की होगी। हमें गांव तक पहुंचाना है। ये टेक्नोलॉजी है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका वाइड कवरेज हमको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज बदलनी होंगी। उसमें फंडिंग इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब हमारी भी एज ए, हम प्रोफेसर हैं, दैट डजंट मीन कि हम सब कुछ जानते हैं। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बढ़े, आपके साथ हमारा जुड़ाव कैसे बने रहे,
डॉक्टर अंशुमान सिर्फ इंदौर के न रहें, केवल अपने संस्थान के न रहें, वे हर भारतीयों के कैसे हो जाएं, ताकि हर भारतीय वैश्विक कैसे हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बने। फिर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको मॉनिटरिंग करें, आप हमें मॉनिटरिंग कीजिए। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है जो हमारा एजुकेशन, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बने। हमको याद है कि जयसमान जी, हम लोग मालवीय जी के धरती के विद्यार्थी रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने विक्षाटन करके जब बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि करेक्टर इंटीग्रिटी इंडस्ट्री, दिस वाज द ट्रायो सूत्र ऑफ महामना। वो केवल केवल शिक्षा को रोजगार का माध्यम नहीं बनाना चाहते थे, चरित्र का निर्माण और इंटरप्रेन्योर आप कैसे बने। वो मालवीय जी का विजन सोचिए 100 वर्ष पहले था। हम तो कहते हैं कि तो आज नेप है, मालवीय जी ने ये 100 वर्ष पहले इसको कह दिया था। बिल्कुल जी अंशुमान जी, हम यही कह रहे थे लास्ट में थोड़ा कि हम लोग भारत के चरित्र को दुनिया के साथ कैसे जोड़े। भारत का चरित्र हमने कोविड में दिखाया, हमारा बड़ा ग्रामीण समाज था, हमारा फैमिली यूनिटी थी, हमने लोगों की जान बचाई। ये सब शिक्षा जगत के इनपुट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। और अभी हम तो भारत में ही बैठे हुए हैं, दुनिया को देखने का मौका मिलेगा कि एक ही जगह महाकुंभ जो प्रयागराज में होने जा रहा है, वो सबसे बड़ा लर्निंग का सेंटर बनने जा रहा है। ये शिक्षा, ये व्यवहारिक शिक्षा है। इस सारे व्यवहारिक शिक्षा को हम लोग अपने नेप में कैसे जोड़ें, हम कैसे गौरवान्वित हों, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि चलते चलते, क्योंकि आप हमारे आज विशेषज्ञ हैं, आप हमारे हैं, हम आपके कैसे हों, इस नेटवर्किंग को हम कैसे बढ़ाएं, पूरे के पूरे ग्रामीण परिवेश के लोग ये समझ सकें कि डॉक्टर अंशुमान अछूते नहीं हैं, हमारे बीच के हैं। ये भावना कैसे जोड़ें। हमारा तो यही सपना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब विक्षाटन किया था, तो कहते थे कि ग्रामीण अंचलों तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तो वो शिक्षा बेकार है। गांधी भी ये कहते थे। इसलिए इस नेप में हमारे भाषाओं के बैरियर को तोड़ा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चलते चलते ये चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे इस नेप में एक आखिरी संदेश हमारे विद्यार्थियों के हित में अपने अनुभव को साझा करते हुए एक आखिरी संदेश के रूप में अगर दे सकें, तो ये प्रोग्राम का अच्छा हम लोग समापन करेंगे और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो मैं जैसे कि मैंने पहले कहा बच्चों से, विद्यार्थियों से, कि सबसे पहली चीज ये है कि आपको सोचना है कि मैं क्या करना चाहता हूं, ये चाहती हूं, क्या बनना चाहता हूं। सबसे पहला आपका पड़ाव वो है। आप जब सोच लेते हैं कि भाई मुझे इस दिशा में जाना है, उसके बाद आप अपने आसपास जो हैं, आपके परिवारजन, आपके शिक्षक, उन सबसे बात करेंगे। आपको जो भी काउंसलिंग देते हैं उनसे बात करेंगे। आप मुझसे भी टच में हो सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना है। हमने जो चीजें बात की उसी मुताबिक आपको सोचना होगा कि भाई 3 साल की डिग्री मेरे लिए सबसे मेरे अनुकूल है, मेरे के लिए ठीक है, या 4 साल की डिग्री मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि हमने कहा, इस रूप में जो 4 साल की डिग्री है वो ज्यादातर उन बच्चों के लिए है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो आगे जाके एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, पीएचडी शायद करना चाहते हैं। इस समय जो सीधे रोजगार का सोच रहा है उसके लिए शायद 3 साल की डिग्री ज्यादा अच्छी है। जो आदमी ये भी सोच रहा है कि भाई 4 साल की डिग्री ज्यादा महंगी होगी, उसके लिए भी 3 साल की डिग्री अच्छी है ना। क्योंकि एक चीज ये भी है कि आपके अगर ग्रेड्स अगर अच्छे हैं, सीजीपी अच्छा है, आप आगे जाके 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं या 4 साल की डिग्री का आखिरी साल भी कर सकते हैं, है ना। वो चीजें तो आपके पास हैं ही, वो ऑप्शंस हैं ही आपके पास। तो वो सब सोच के आपको आगे बढ़ना है जी। जो हमारा जो विश्वविद्यालय के स्तर पे देखा जाए, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमको अपना सोचने का तरीका बदलना है। हमको टेक्नोलॉजी जितना हो सकता है, हर एक विश्वविद्यालय का अलग अलग स्तर है, अपने हिसाब से हमको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। आपके हो सकता है 2000 बच्चे हो, आपके हो सकता है 2 लाख बच्चे हो, अपने हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी देखनी है। जहां तक कि स्कूलों का है, स्कूलों का ये है कि जैसे आपने कहा कि भाई कुछ गांव में भी स्कूल होते हैं जिनके पास शायद एक ही कमरा हो, एक अध्यापक हो, और कुछ बहुत बड़े स्कूल भी होते हैं। तो अब भारत के पास इतना पैसा है कि छोटे छोटे स्कूलों में भी हम कंप्यूटर दे सकते हैं बच्चों को। राइट।
छोटे छोटे स्कूलों में भी हम टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को जरूरत पड़े तो। अब हमारे पास पैसा है, लेकिन हम पैसा सही तरह से बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं नहीं, वो फिर हमारा एक उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, उसका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उसका बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे स्तर पे जो लोग हैं उनको देखना है कि वो जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, जो 5वीं कक्षा का, 3री कक्षा का बच्चा है, उसको वो टेक्नोलॉजी मिल पा रही है नहीं। और कंप्यूटर बहुत महंगे नहीं होते हैं, फिर 5-10 हजार का कंप्यूटर भी चल जाएगा, बिल्कुल पुराना कंप्यूटर भी चल जाएगा, लेकिन वो उसको मिल रहा है नहीं, क्योंकि पैसा तो अब है। आप देखते हैं ना कि कभी कभी नेता चाहते हैं तो वो पूरे पूरे लैपटॉप दे देते हैं महंगे महंगे, तो एक लैपटॉप से 5 बच्चा पढ़ लेगा स्कूल में। बिल्कुल अगर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब हमारे पास देश इतना पिछड़ा गरीब नहीं है कि हमारे पास वो पैसा नहीं है, अब हमारे पास पैसा है। सोचने का तरीका और दिशा हमको डिसाइड करनी है, और फिर ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड करनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हमको ये नहीं सोचना है कि मेरा हमारे जो टॉप के बच्चे हैं वो आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर के बच्चे, सबसे अच्छे जो बच्चे होते हैं, आईआईटीज में है, जो आईएम में है, जो आपके एम्स में है, उनका आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। राइट। वो कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छी नौकरी रोजगार ले ही लेंगे। हमको बाकी 80% का सोचना है, 20-80 जो कहते हैं, बाकी 80% सोचना है कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देश को बढ़ना है, अगर हम अपने बच्चे अमेरिका भेज के नहीं आगे कर पाएंगे, बिल्कुल है ना। देश तभी आगे होगा जब गांव के बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो वही होगा जब प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी। क्योंकि आप एनईपी 2020 भी देखेंगे, वो पहली कक्षा से शुरू हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी का वेट नहीं कर रहा है, वो 3 साल की 4 साल की डिग्री का। तो वो चीज हमको पूरी बदलनी है, पूरी शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव आएगा, तब जाके ये सब चीजें होंगी। तो मेरा ये मानना है, जैसे मैंने कहा कि प्रणाली बदलनी है, सोचने का तरीका बदलना है, तकनीक, टेक्नोलॉजी की बहुत इसमें जरूरत है, वो भी हमको देखना होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि 80% लोगों को आगे बढ़ना है, हमारे शिक्षा को इंक्लूसिव कैसे बनाना है, हम मॉनिटरिंग कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हम कैसे मजबूत करें, डॉक्टर अंशुमान जी का यही मानना है। और साथियों, हमने जो ये आज परिचर्चा विरासत के इस एकेडमिक मंच पर किया है, हमारे डायरेक्टर NMIMS इंदौर के सौजन्य से, और हम खुद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, इसका पूरा का पूरा मकसद ये है कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, जो उसका विजन है वो उस विजन तक हम पहुंचे, 2047 के साथ कोरिलेट हो शिक्षा, इस पर हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। और सच है कि जो राइट चॉइस की बात हो रही है, 3 इयर्स वर्सेस 4 इयर्स, उस पर डॉक्टर अंशुमान जी ने बहुत अच्छा फोकस किया कि एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से यू शुड चूज 3 इयर्स कोर्स, और रिसर्च के दृष्टि से, फोकस रिसर्च के दृष्टि से यू शुड चूज 4 इयर्स कोर्स। ये सारी बातों को उन्होंने बहुत बारीकी से कही, कैसे हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की ओर बढ़े, कैसे हम वैश्विक समुदाय के साथ अपने शिक्षा जगत को जोड़ सके, कैसे हम एजुकेशन को कॉर्पोरेट जगत के अनुकूल बना सके, उनके साथ कैसे सहयोग कर सके, गांव के बच्चों से लेके अपर क्लास हायर एजुकेशन तक हम कैसे बिना ब्रेक किए, बिना ड्रॉप आउट की समस्या से हम कैसे आगे बढ़ सके। ये हम सब की साझा समस्या है, यही साझी विरासत है। हम और डॉक्टर अंशुमान एक हैं, पूरे भारत के शैक्षिक समुदाय को एक होना होगा, मिलकर भारत के शिक्षा जगत को विश्व के ग्लोब के ऊपर परचम की तरह लहराना होगा। तिरंगा में जो चक्र है वो शिक्षा का चक्र है, जो चलता रहे, सतत चलता रहे, और भारत फिर विश्व गुरु बने। इसी परिकल्पना के साथ, इसी कामना के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर अंशुमान जी आपका। आप आए, हमारे साथ आपने समय दिया। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हम लोग इस तरह की बातें करते रहें, ताकि मास लाभान्वित हो सके और हम कहीं से डिस्क्रिमिनेटेड न फील करें। इसी कामना के साथ एक बार आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।